रात को मेरे ससुर जी के कमरे से चीखों की आवाज़ें आती थी। मेरी सास कब की मर चुकी थी। ससुर जी का राज जानने के लिए एक रात में उनके कमरे में छुप गई। फिर ससुर जी ने जो किया है, जब मैं पहली बार वो दिल दहला देने वाली चीखों की आवाज़ सुनी तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ से टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाज़ें गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति सुजीत अभी भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी। कल ही तो मैं सुजीत की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से सुजीत से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मेरा मायका भी अच्छा खासा अमीर था। मेरे ससुर जी बहुत देख रेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। मेरी सुजीत से लव मैरिज की शादी थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए पसंद किया था और वहीं से हमारी फ़ोन पर बातें होना शुरू हो गई थी। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसीलिए किसी को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने चीखें सुनी थी। एक लड़के की चीखों की आवाज़ थी, जैसे वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ें किसकी है, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज आवाज़ में चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूँ कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। आधा घंटा यह आवाज़ गूंजती रही। उसके बाद शांति छा गई। मुझे सुजीत की नींद देखकर हैरत हो रही थी। वो इतने शोर में कैसे सो सकता था। लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ें आनी बंद हो गई थी, जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वो और वो ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ यह हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल थे। गांव तो 3-4 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी, क्योंकि मुझे रहना शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यह बात तय हुई थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि न जाने कितने कमरे बने हुए थे यहाँ पर। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया सी गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया बाती की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। न जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह सुजीत प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहे थे। कहने लगे, उठ जाइए मैडम जी, यहाँ दिल्ली नहीं है जो आराम से चादर तान कर सोई रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वो उठ चुका था। सुजीत बिस्तर से उठकर अपना कपड़ा निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है, वही पहनना है। वो मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं बेड से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरी कोई वहम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। सुजीत कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आईं और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं आज सज धज कर बाहर आई तो मेरे ससुर जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हजारों के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने कब से वो मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे ससुर जी कहने लगे, ये हमारे घर की नई मालकिन है, सुजीत की बीबी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगीं। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ रुक नहीं पाई थी।
तेज धूप ने मेरी हालत खराब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर गई और अपने कमरे की एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। सुजीत से मेरी मुलाकात बस रात को ही हुई थी, वरना वो पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहे थे। गांव के कुछ और ही रस्में रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसीलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और सुजीत कहने लगे कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वो मुझे प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, सुजीत बस जल्दी से दिल्ली जाने के बारे में सोचो। मुझे ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है। मेरी बात पर न जाने क्यों सुजीत की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वो बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसे घूरने लगी। सुजीत, मैं गांव में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से। अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ का। मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मेरी बात सुनकर किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसीलिए मैं सो गई। रात को फिर से मेरी आंखें जोर से खुली थी। वही एक लड़की की चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठी और सुजीत को भी जगा दिया। वो मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, सुजीत, किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर सुजीत ने नजरें चुराई और कहने लगा, कैसी आवाज़ें हैं? मुझे यहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही है। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। यह कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन सुजीत को नहीं आ रही थी। मैंने हैरत से सुजीत की तरफ देखा। मैंने कहा कि यह लड़की की आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? वो कहने लगा, नहीं, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वो फिर से सो चुका था। मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया था। क्या यह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? यह सोचकर तो मैं कांपने लगी थी। डर की वजह से मैं सुजीत से चिपक कर लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली ही सुबह मैंने सुजीत से शहर जाने की जिद करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस दिल्ली जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी रो दूंगी। और सुजीत मुझे ध्यान से देख रहा था। वो बार बार नज़रें चुरा रहा था। वो मुझसे कहने लगा, वर्षों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी किसी को ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे तुम्हें दे रही है, लेकिन उन साए ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया है। वरना क्या मेरे भाभियाँ यहाँ रह सकती थीं? मुझे सुजीत की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस दिल्ली जाने का इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे ससुर जी ने सुजीत से पूछा था कि तुम दिल्ली कब वापस जा रहे हो। यह सुनकर सुजीत के चाय का कप उसके हाथ में ही रह गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से दिल्ली भेजने का ख्याल आया। सुजीत ने कहा, पापा, जो आपका आदेश। सुजीत ने बहुत ही मुश्किल से यह बात कही थी। वो अपने पापा से बहुत डरता था। ससुर जी कहने लगे, आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खसका कर खड़ी हो गई तो मेरे ससुर जी मुझसे कहने लगे, बहू, आज तूने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और सुजीत की पैकिंग भी करनी है। आज शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर ससुर जी सुजीत को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब वो यहीं रहेगी? यह बात मेरे दिल पर लग गई थी और मैं आश्चर्य से सुजीत की तरफ देख रही थी। वो कहने लगा, मैं भूल गया था पापा। मेरे ससुर जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी, दिल्ली में सुजीत जाएगा। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि सुजीत ने पहले यह बात क्यों नहीं बताई।
उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वो मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझसे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद ही सुजीत कमरे में आया तो मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम दिल्ली में रहेंगे। तुम अपने पापा से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास आकर बैठ गया और बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता, बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं, फिर मैं तुम्हें दिल्ली लेकर जाऊँगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूँगी। रात के वक्त वो चीखों की आवाज़ मेरी जान निकाल देगी। मुझे बहुत डर लगता है। वो मुझसे कहने लगा, तुम चीखों पर ध्यान मत दो, वो जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेगी, यह मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। सुजीत की बातों ने तो मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। सुजीत कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं पापा से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम करवा दूंगा, वह तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी। लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि पापा को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। सुजीत शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वो जमीन पर अपना बिस्तर बिछाती थी और लेट जाती थी। रात को जब चीखों की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती थी। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाज़ आती थी वो नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा था कि शायद वो भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वो डर जाती थी। फिर नाव में सर हिलाने लगती और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसके डर से यह तो अंदाज़ा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है। इसीलिए उससे मैंने कहा कि मैं जानती हूँ वो आवाज़ें तुम्हें भी सुनाई देती है। मेरी बात सुनकर वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र इस हवेली में किसी से ना करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाहत और बढ़ने लगी थी। आखिर मालूम भी तो हो कि यह माजरा क्या है। मैंने रात को जब वो चीखों की आवाज़ सुनी तो यह ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगा कर ही रहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यह यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठ खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे वो आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वहाँ की आवाज़ें मुझे और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो तो मेरे ससुर जी का कमरा था, जहाँ से लड़की की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल के धड़कनों पर काबू पाने लगी। राजीव यानी कि मेरे ससुर जी के कमरे से आवाज़ आ रही थी। आवाज़ सुनकर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वो कितने बड़े थे। फिर वो आवाज़ें, मैं खुद से बातें करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे ससुर और औरतों के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था? यह उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था? मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वो उसी तरह बैठे थे। मेरी आंखें देखकर कहने लगे, सुजीत ने फ़ोन पर बात नहीं किया क्या? मेरी बहू ने फिर से रो रो करके आंखें सुजा ली है। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद ही मुस्कुराने लगे। फिर बोले कि सुजीत वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसीलिए फ़ोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहम दिल बना रहता था और रात को यह सोचकर मेरा शरीर कांपने लगा था।
मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ा करने जा रही हूँ। जब मैंने दोबारा वही आवाज़ सुनी तो मैं फिर से कमरे से बाहर चली गई। कमरे के हॉल में देखने लगी तो एक 13 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वो हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे ससुर जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। मैं उसे ज़्यादा देख नहीं सकती थी, सो मैं वापस पलट कर आ गई। कैसे भी करके मैंने वो रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने सुजीत को फ़ोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आवाज़ें गांव की मासूम लड़कियों की है जो तुम्हारे पिता की हवस का निशाना बनती हैं। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैंने सब सुजीत से कह दिया। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें मेरे बाप की ताकत का अंदाजा नहीं है। जान से मार डालेंगे वो तुम्हें। मैं सुजीत की बात सुनकर जितना हैरान होती उतना कम था। मतलब वो अपने बाप के बारे में सब कुछ पहले से जानता था और वो भी मिला हुआ था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बुराई होता देखकर मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो मेरे ससुर के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलता। इसीलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि राजीव ऊपर कब जाता है, इसीलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। राजीव के कमरे के बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को किसी दूल्हे के कमरे की तरह सजाया हुआ था। मैं उसी खिड़की के पास एक कोने में छुप गई। रात के 12 बजे राजीव उस कमरे में आया, सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब का बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 15 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वो चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि उसे उसके घर वालों के पास जाना है। वो नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर ढकेल कर कमरा बंद करके चला गया। राजीव एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज्यादा रो रही थी, दरवाजा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीखे पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वो लड़की जब दरवाजा बजा बजा कर थक गई तो राजीव के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगी, राजीव साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बात सुनकर मेरा ससुर गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर कहर भरी नजरों से देखते हुए बोला, नीच जात की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए। तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूँ। यह कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटका था, फिर उसकी गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा। वो लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं यह सब देख नहीं पा रही थी। न जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किया, वहाँ खड़ी यह सब देख रही थी। फिर मेरे ससुर ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे उस लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की के चीख के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। राजीव तुरंत ही वहाँ से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वो समझ गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा भी कोई और है। इससे पहले कि वो मुझे ढूंढता, मैं उसी समय खिड़की से बाहर निकल गई। लेकिन शायद वो मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो नहीं थी, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं एक घने झाड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर टार्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना भी भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद नौकर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगी जो इस हवेली की दीवार से चिपका था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार से दूसरी तरफ देखा तो वो एक घना जंगल था।
मैं वहां कूद गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहां पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई, मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उस वक्त एक बस दिल्ली जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई। पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाए रखा था। दिल्ली पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त, जो कि आईपीएस अफसर थे, उन्हें वो वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव के उस खिलौने खेल का किस्सा खत्म हुआ था और राजीव के साथ साथ सुजीत भी पकड़ा गया था। वो लोग गांव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेजते थे और कुछ को मार देते थे, और मेरा पति दिल्ली में वही काम करता था, इसीलिए मुझे अपने साथ लेकर नहीं आया था। मैंने अब सुजीत से तलाक ले लिया था, क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।